तो वो जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हुई ना कि भाई ये लड़कियां पढ़ती है, वो जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है ना, उससे फिर और ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की। मैंने लास्ट ईयर कैट के लिए अप्लाई किया था, फिर उसमें मेरी 97% आई थी। तो उसके बाद सर फिर मेरे को सारे IIM से कॉल आया था। तो जैसे 5th क्लास में उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था, तो मैंने भी यही बोला था कि उसको तो आप हॉस्टल में भेज रहे हो और मेरे को नहीं भेज रहे। तब उस टाइम पे लड़कियां अलाउड नहीं थी सैनिक स्कूल में, तब तो उन्होंने ये रीजनिंग दी थी कि हॉस्टल में अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने ये बोला था कि आपने फिर मेरा नवोदय का क्यों नहीं भरवाया। कोई भी गेम खेलते तो टीम प्लेयर पे डिपेंड करता है कितने टीम प्लेयर इकट्ठे हो पाते हैं, उस हिसाब से कम बच्चे हैं तो फिर वो खेल लेते हैं, रैकेट ज़्यादा है तो फिर वो खेल लेते हैं, क्रिकेट वो खेल लेते हैं, और कुछ भी और जैसे लोकल गेम्स होते हैं पिट्ठू वगैरह सब खेल लेते हैं। लेकिन वो तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना कितने प्लेयर्स हैं। लार्जर एम तो यही है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा डेवलप किया जाए, एक अच्छी सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो। बच्चा जैसे लड़का है वो तो साथ में ही रहेगा, तो वो ही घर पे काम आएगा, बुढ़ापे में मुँह सेवे करेंगे, ये सामाजिक भाव होता ही है। और दूसरा सर कुछ जैसे जो गरीबी होती है उसमें पॉकेट एक ही बच्चे को अलाउड करती है जाना, तो वो तो हमेशा लड़कों को ही प्रेफर करेंगे। जब तक ये सिस्टम रहेगा कि लड़कियां शादी करके दूसरे घर में जाएगी, उनको पराया धन माना जाएगा, तो तब तक उनकी डेवलपमेंट में थोड़ी कमी तो रहेगी। तो जब तक जैसे स्कूल लेवल तक तो कुछ नहीं होता, स्कूल लेवल में तो जो टीचर सिखाते हैं वो लगभग 90% तो सर हाँ ठीक है, इक्वालिटी है उसमें तो ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल लेवल पे बातें आती है ना, जैसे कोई उसमें तो सर दिखता है कि है अभी कास्टिज्म। जैसे छुट्टी करानी हो तो जैसे सरनेम के बेसिस पे पता चल जाता है इसकी कौन सी कास्ट है, तो उनकी छुट्टियां जल्दी पास हो जाती हैं। और वरना फिर उस जिसका नहीं होता उसको 4-5 चक्कर काटने पड़ते हैं छुट्टी। ऐसा मैंने सर पुलिस की जॉब में बहुत एक्सपीरियंस किया है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं शालू बावलिया। शालू बावलिया वह युवती है जिसने अभी पटवारी की नौकरी छोड़ करके IIM अहमदाबाद में पढ़ने का फैसला लिया है। IIM अहमदाबाद में आप समझ सकते हैं भारत की प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान है, वहाँ पर किसी को एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बावल क्षेत्र के गांव नांगल तेजू की शालू ने ये कमाल किया है और अब शालू हमारे स्टूडियो में NJP हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद है। शालू से बात करेंगे किस तरह, कब, कहाँ पर इसकी पढ़ाई हुई, कैसे बचपन में, जैसा हमने सुना है बड़ा स्ट्रगल रहा है परिवार का, फिर भी शालू के मन में रहा कि ऊंची उड़ान भरी जाए और अच्छी पढ़ाई की जाए। बीच में पटवारी का जो जॉब इनको मिला उसमें सिलेक्शन हो गया। अभी पटवारी की जॉब छोड़ करके IIM अहमदाबाद में पढ़ने के लिए जाएगी। बिटिया शालू, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो है तो कैसे मन में आया कि पटवारी बनूं और फिर एकदम IIM में जो है? पहले तो मैंने BSc फिजिक्स से ग्रेजुएशन की है। पहले हम चाहेंगे कि आप बचपन से अपने गांव का सफरनामा, नांगल तेजू से बचपन वहाँ के गलियों में बीता होगा आपका, पापा ने, मम्मी ने, कितने भाई बहन, सब अपने बारे में बताइए। फिर बताएंगे कि जो आपका जो आज का यूथ है आपकी उम्र का, वो समझ सके कि भाई शालू से सीखा जा सकता है, शालू से प्रेरणा ली जा सकती है। बताओ। तो सर हमारी फैमिली में 5 मेंबर हैं। मेरे पापा बिजली बोर्ड में फोरमैन की पोस्ट पे हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरी एक बड़ी सिस्टर है जिसने MSc मैथ की हुई है, वो मैरिड है। और मेरा छोटा भाई, उसने भी IIM कलकत्ता से MBA की हुई है। तो वो अभी अडानी ग्रुप्स में एसोसिएट मैनेजर की पोस्ट पे है। तो सर बचपन में जैसे कि हम नांगल तेजू में रहते थे, तब पापा की जॉब नहीं थी, पापा प्राइवेट कंपनी में वर्कर थे। फिर उसके बाद जब हम 6th क्लास में थे तो पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके बाद पापा की पोस्टिंग झज्जर में हुई थी। तो झज्जर में पोस्टिंग होने से हम सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए झज्जर में। झज्जर में हम जिस स्कूल में गए थे ना, उस स्कूल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ पे हमने पहले, क्या नाम बता सकते हो स्कूल का? उस स्कूल का नाम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल था। जी हाँ जी। वहाँ पे हमने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया। उसके बाद कंसिस्टेंसी हमारे अच्छे मार्क्स आने लगे। उसके बाद हमें भी कॉन्फिडेंस होने लग गया कि हम भी अच्छा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 8th क्लास में कर सकते हैं। हाँ जी, हम तीनों बहनों भाइयों में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हम भी अच्छा पढ़ते हैं। तीनों वहीं पढ़े। और वहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आने लगी थी। और फिर उसके बाद पापा का ट्रांसफर फिर से बावल हो गया, तो हम फिर बावल शिफ्ट हो गए। वहाँ कितने, झज्जर में कहाँ तक की पढ़ाई हुई? झज्जर में हम 2 साल
2 साल नहीं 2 मतलब साल। क्लास 7th और 8th क्लास 7th और 8th झज्जर में। झज्जर में। देन आफ्टर फिर हम बावल शिफ्ट हो गए। पहले ठीक 8th है। बोर्ड क्लास की होती थी ना, तो जैसे हम यहाँ बावल शिफ्ट हुए तो हमने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल, उसमें जैसे 8th क्लास तो मैंने वहां से की थी, तो रिजल्ट यहाँ पे आया। तो यहाँ पे 8th क्लास में यहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, उनमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जबकि वहां पे मेरी पोजीशन 5th या 4th रहती थी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ टॉप पर। यहाँ पे टॉप। फिर वो स्कूल में इमेज बन गई कि भाई पढ़ने वाली लड़कियां हैं, तो फिर और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। तो ये एक ट्विस्ट सा ही आ गया कि एकदम से तो एक्सपेक्टेशन। ये अच्छा रहा। अच्छा ही रहा। तो एक तो मुझे जो आपकी बातों से निकल के आया कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है और उसे बहुत अच्छा करने वालों में भेज दोगे तो दब जाएगा, और अगर उसकी कैटेगरी में जो जहां उसका आईक्यू लेवल है उससे नीचे नीचे या उसके समान में भेजोगे तो उसका आईक्यू लेवल और बढ़ सकता है, उसकी संभावना जीवित रहती है। ये सही बात है सर, ये तो दोनों ही बातें हैं। जैसे पहले तो मेरे को पता नहीं था ना, पहले तो जैसे हम यहाँ रहते थे तो हम ऐसे कम पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी में थे। फिर एक स्विच आया, फिर हम मेहनत की हमने, उसमें भी हम टॉप तो नहीं थे लेकिन टॉप 3 में थे। लेकिन जैसे हम यहाँ आए तो वो जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हुई ना कि भाई ये लड़कियां पढ़ती है, वो जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है ना, उससे फिर और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की। तो सालू उसके बाद यहाँ पढ़ाई बावल में कहाँ तक हुई? बावल में फिर यहाँ पे 12th क्लास तक। कौन से सन में की 12th 2014 में सर। 2014 में। जी सर। आगे का सफर बताओ। आगे सर फिर पापा ने डीयू में एडमिशन दिलाया। हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि डीयू में भी एडमिशन लेना होता है। पापा ने अपने आईटीआई के टाइम पे देखा था कि जितने भी प्रोफेसर थे उनके वहाँ वो डीयू से पढ़े हुए थे, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस टाइम जैसे 2014 में अवेयरनेस तो कमी थी, ऐसे मोबाइल का बूम भी नहीं आया था। तो उन्होंने बोला था कि डीयू में एडमिशन लेंगे, तो वहां पे हमारे परसेंटेज के बेस पे हमें डीयू में एडमिशन मिल गया, हम दोनों बहनों को। मैं और मेरी बहन सेम ही क्लास में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। वैसे तो मैं उससे 1 साल छोटी थी, लेकिन हम दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ जी। तो उसके बाद 2017 में हम वहां से पास आउट हुए। उसके बाद तो सर मैंने डिसाइड करा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। 2017 में कहाँ तक की पढ़ाई हुई वहाँ पूरी? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। हाँ जी सर। 2017 जी। उसके बाद सर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो उसमें सर 5 साल तक मैंने फिर यूपीएससी के लिए ट्राई किया। उसमें मेरा 2 बार प्री हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी ट्राई करा। उसमें एक बार तो कुछ मार्क्स से रह गया, और सेकंड टाइम में तो मेरी हाइट में ही मेरे को निकाल दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम में जो कमांडेंट थे वो थोड़े से ऐसे थे कि हाँ चलो ठीक है थोड़ी कम है, लेकिन सेकंड टाइम में स्ट्रिक्ट कमांडेंट थे तो उन्होंने हाइट में ही निकाल दिया। फिर सर उसके बाद ऐसे 5 साल तक ऐसे घर पे रहने से थोड़ा मोरल डाउन हो गया। फिर सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकल रहे थे, फिर वो फिल कर दिए। जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ में फिजिकल की तैयारी तो चल ही रही थी। वहां पे बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ साथ मैंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद सर दुर्गा शक्ति में मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ जी, वो 2022 में सिलेक्शन हो गया। फिर 2 साल तक मैंने वहां पे की। फिर उसके बाद ऐसा तो था ही कि यहाँ पे तो रहना ही, ये तो बस एक स्टेप है थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए। सोच रखा था कुछ अच्छा करना है। हाँ जी सर, जैसे और अच्छा करना है, वरना ऐसे दिखाना भी तो नहीं कि गैप ज्यादा हो गया, 5 साल का कुछ करना भी है बीच में। तो इसलिए वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैंने वो ज्वाइन की थी कि ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं क्या है सिस्टम। फिर उसके बाद बंटवारे के फॉर्म निकले, फिर मैंने वो अप्लाई कर। कंसिस्टेंटली मैं किसी न किसी एग्जाम के लिए पढ़ ही रही थी, लेकिन एट द एंड बैक में तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी चल ही रही थी। तो मतलब पटवारी की ज्वाइनिंग हुई? पटवारी की ज्वाइनिंग हुई, सिलेक्शन हो गया आपका? सिलेक्शन हो गया। फिर वो हुआ था सर नवंबर 2024 में। तो वहां पे वो एडमिशन लिया। वहां पे पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग चल रही है। तो फिर इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करें, कि वहां पे एक्सपीरियंस ले ले, उसमें तो कुछ अच्छा नहीं फील हुआ। फिर मैंने पटवारी की जॉब, ये भी एक ग्राउंड लेवल पे ही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ग्राउंड लेवल पे पटवारी है। जी, अफसर लेवल पे नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मतलब सपना बड़ा था सालू का। हाँ, बस ये ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस तो दोनों जॉब में मिला है, लेकिन ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और आगे सीखने को नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं कि जिससे स्ट्रक्चरल थिंकिंग आए। तो फिर जैसे मेरा भाई ने बोला था कि तू भी ट्राई कर सकती है एक बार। फिर मैंने सोचा कि एज भी ज्यादा हो रही है, पर फिर चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। जी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर कैट के लिए अप्लाई किया था। फिर उसमें मेरी 97% आई थी।
और जैसे कैट में ऐसा प्रोसेस है ना कि ग्रेजुएशन के मार्क्स, सबके मार्क्स ऐड होते हैं, पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है। तो उसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन में होता है। फिर उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस के भी मार्क्स लगते हैं। तो उसमें मेरी जो पुलिस का एक्सपीरियंस है और ये पटवारी का एक्सपीरियंस है, इसके मार्क्स ऐड हुए। तो उसके बाद सर फिर मेरे को सारे IIM से कॉल आया था। अच्छा। हाँ जी सर। फिर लेकिन मैंने सिर्फ 4 IIMs के लिए ट्राई किया था, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता और उदयपुर। अहमदाबाद तो बहुत फेमस है तो। हाँ जी, उदयपुर का तो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था ना, तो उदयपुर का तो मैंने इसलिए ट्राई करा था। और ABC तो जैसे टॉप 3 में आते ही हैं, तो फिर मैंने यही सोचा था कि बस टॉप में ही जाना है, अगर नहीं है तो फिर कुछ और देखेंगे। जाना तो टॉप इंस्टीट्यूशन में। हाँ जी। तो सर उसमें से अहमदाबाद और कोलकाता का तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन बेंगलोर का नहीं हुआ। तो अभी आप अहमदाबाद का फैसला किया? हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने अहमदाबाद जाने का डिसाइड किया। IIM अहमदाबाद। तो अंततः निश्चित रूप से आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। जो फिर तो एक बड़ी अधिकारी तो निश्चित रूप से वहां से जो निकलेगा तो बन करके आएगा। हाँ जी सर, वो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट स्किल्स देंगे। तो पटवारी जब आप 1.5 साल तो लगभग ट्रेनिंग पे, इंतकाल, फर्द जमाबंदी ये देखा, मजा आया? जमीनों का पहले ज्ञान था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये तो नॉलेजेबल एक्सपीरियंस है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कहीं नहीं मिलती अगर मैं पटवारी की जॉब पे नहीं लगती ना। हाँ, कोई भी हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं होता है जमीनों में बड़ा जो वो होता है कि किसी अलग अलग तरह की कैसे पता करते हैं पुरानी जमीन किसके नाम है। हाँ, तो ये सर, ये अच्छा एक्सपीरियंस था पटवारी। अच्छा, आपके परिवार में भाई भी है और बहनें भी है? ठीक है, दोनों हैं। आमतौर पर बेटियों के साथ ना अभी भी हम सरकारी स्कूलों में जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन जब हम देखते हैं प्राइमरी स्कूलों में, लाइनों में आप देखेंगे, पता लग जाएगा कि 75 से 80% तो लड़कियां हैं और 15 से 20% लड़के हैं, जो मतलब 25% करीब लड़के हैं। तो यानी कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो लड़कों को प्राइवेट स्कूल में प्रेफर करते हैं, भेज देते हैं। जैसे किसी के 2 बच्चे हैं और एक को पढ़ाने की गुंजाइश उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो लड़कों को तो भेज देते हैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए और लड़की को भेज देते हैं सरकारी में, कि ये भी धक्का लग जाएगा। इस तरह की जो धारणाएं बनी हुई है। आपके परिवार में कैसा माहौल रहा? वो तो कहेंगे कि ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे बचपन से मेरा स्वभाव थोड़ा विरोधी टाइप का था, तो मैं तो हर बात में अपने भाई से कंपटीशन करते थे कि इसको क्यों दे रहे हो आप। अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ा भी करते थे तो उनको पता था कि ये तो बोलेंगे क्रांतिकारी क्रांतिकारी हाँ जी सर। तो जैसे 5th क्लास में उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया गया था। तो मैंने भी यही बोला था कि उसको तो आप हॉस्टल में भेज रहे हो और मेरे को नहीं भेज रहे। तब उस टाइम पे लड़कियां अलाउड नहीं थी सैनिक स्कूल में, तब तो उन्होंने ये रीजनिंग दी थी कि हॉस्टल में अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने ये बोला था कि आपने फिर मेरा नवोदय का क्यों नहीं भरवाया। तो वो बोल रहे थे कि नवोदय थोड़ा सा तो आपको इतना उस समय था नॉलेज कि यहाँ पढ़ाई ठीक ठाक होती है तो वहां जाना चाहिए जो अपनी पढ़ाई के प्रति। अच्छा, तो आप ये बताइए, जैसे बचपन में आपकी जो रुचि जो है बच्चों की होती है, कोई क्रिकेट खेल लेते हैं लड़के, कोई बैडमिंटन खेल लेते हैं, खेलों के प्रति भी कोई रुझान रहा आपका? जो खेलों में तो मैं सबसे आगे ही थी। सबसे आगे? 11th क्लास में तो सर मैं बहुत खेलती थी। 11th क्लास जो भी, जैसे कोई भी गेम खेलते तो टीम प्लेयर पे डिपेंड करता है कितने टीम प्लेयर इकट्ठे हो पाते हैं, उस हिसाब से। कम बच्चे हैं तो फिर वो खेल लेते हैं, रैकेट ज्यादा है तो फिर वो खेल लेते हैं, क्रिकेट वो खेल लेते हैं, और कुछ भी और जैसे लोकल गेम्स होते हैं पिट्ठू वगैरह सब खेल लेते हैं। लेकिन वो तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना कितने प्लेयर्स हैं, कितने मैच। हाँ। तो अभी आपका IIM में सिलेक्शन हुआ है, पटवारी की जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी, तो जॉब में कुछ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होता होगा कि आप नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो कुछ आपको पैसा जमा कराने होगा। हाँ जी, इस तरह की रिलीव कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने आपको? नहीं सर, अभी वो प्रोसेस चालू है। मैंने अभी एप्लीकेशन लिखी है कि वो वेविंग ऑफ हो जाए तो 2 लाख, वरना फिर वो तो भरना ही है। अच्छा। वो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है। हरियाणा सरकार माफ कर दे तो ठीक है, लेकिन माफ तो कर ही देना चाहिए। हरियाणा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, आगे बढ़ाने की बात करती है, तो 2 लाख रुपए हरियाणा सरकार को क्या करना है? एक बच्ची IIM अहमदाबाद में जा रही है पढ़ने के लिए, उसका सिलेक्शन हो गया है, आपको तो पूरी सरकार को पलक पावड़े बिछाकर शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो अभी मतलब अभी उसमें रुकावट आ रही है? पैसे भरने पड़ सकते हैं? हाँ जी सर, अभी प्रोसेस में चल रहा है। इरादा क्या है IIM जाने का, और IIM पास आउट करके क्या इरादा है, क्या बनना है? सबसे पहले तो सर स्किल्स चाहिए। जैसे अभी मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं है ना, टेक्निक, जैसे मैंने कितना भी एक्सपीरियंस लिया हो, दिखाने के लिए कुछ नहीं है
जैसे कि किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में अगर मैं किसी में इंटरव्यू देती हूँ तो वो मेरे रेज्यूमे को चेक करेंगे, तो उसमें तो यही देखेंगे कि 5 साल का गैप है। लेकिन उस 5 साल के गैप में जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, उसमें जो मैंने स्किल एनालिटिकल थिंकिंग जो डेवलप की है, उसको दिखाने के लिए क्या वो है मेरे पास, कोई पॉइंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए। तो मैनेजमेंट में ये है कि वो उन पॉइंट्स को और ज़्यादा ग्रूमिंग करेंगे उनकी, और फिर उसके बाद मेरे पास एक सर्टिफिकेट होगा कि मैंने ये सब सीखा हुआ है। उसके बाद सर मेरा एक लार्जर एम तो यही है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा डेवलप किया जाए, एक अच्छी सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो। जी 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 सर, एजुकेशन के क्षेत्र में। जी सर। जी जी आपने अब तक की जो पढ़ाई की, कहीं आपको लगा लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक स्तर पर आज भी भेदभाव है, अंतर है? सर जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है उसमें तो, आपकी फैमिली से नहीं, ये समग्रता में पूछ रहा हूँ मैं। समाज में तो सर ऐसा नहीं, अभी नहीं है। 2 तरह की बातें हो जाती है। एक तो सर सामाजिक ये है कि वो बच्चा जैसे लड़का है वो तो साथ में ही रहेगा, तो वो ही घर पे काम आएगा, बुढ़ापे में वो सेवा करेंगे, ये सामाजिक भाव होता ही है। और दूसरा सर कुछ जैसे जो गरीबी होती है उसमें पॉकेट एक ही बच्चे को अलाउड करती है जाना, तो वो तो हमेशा लड़कों को ही प्रेफर करेंगे। तो सर ये तो रहेगा ही हमेशा, जब तक ये सिस्टम रहेगा कि लड़कियां शादी करके दूसरे घर में जाएगी, उनको पराया धन माना जाएगा, तो तब तक उनकी डेवलपमेंट में थोड़ी कमी तो रहेगी। आपकी शादी कर दी? नहीं सर। तो पापा फाइनल करेंगे हैं? जी सर। जब करेंगे। जी सर। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। आपने ये बताई लड़का लड़की का भेदभाव, आमतौर पर हम तो जाति विहीन समाज के लिए मैं वर्षों से प्रयासरत हूँ कि समाज में जाति है कि जाति ही नहीं। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्तर पर जो है सामाजिक समरसता की बातें होती है, और लेकिन जब सामाजिक एकता की बातें होती है तो बिल्कुल जो है तस्वीर दूसरी होती है। आप भी एक अनुसूचित जाति में, मैं जाति बीच में लाना नहीं चाहता, लेकिन अनुसूचित जाति के परिवार से जुड़ी, साधारण गांव से पली बढ़ी और स्ट्रगल करके माता पिता के आशीर्वाद से आज IIM अहमदाबाद में पढ़ने जा रही। आपको लगा कि समाज में अभी भी जातिवाद के प्रति जो सोच है वो अभी भी गहरी है या कुछ कम हुई है जातिवाद की जो संकीर्णता है? सर जातिवाद तो है, और जातिवाद को जैसे नेपोटिज्म का नाम ले देते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो उसका काम निकलवा देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते हैं वो जाति की वजह से ही जानते हैं ना मैक्सिमम लोग तो ये सोचकर कि ये तो भाईचारा चल रहा है, लेकिन भाईचारा की आड़ में वो जातिवाद ही होता है। तो जब तक जैसे स्कूल लेवल तक तो कुछ नहीं होता, स्कूल लेवल में तो जो टीचर सिखाते हैं वो लगभग 90% तो सर हाँ ठीक है, इक्वालिटी है उसमें तो ज्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल लेवल पे बातें आती है ना, जैसे कोई उसमें तो सर दिखता है कि है अभी कास्टिज्म, वो अंडर द टेबल चलता है काम की। हाँ जैसे छुट्टी करानी हो तो जैसे सरनेम के बेसिस पे पता चल जाता है इसकी कौन सी कास्ट है, तो उनकी छुट्टियां जल्दी पास हो जाती हैं, और वरना फिर उसको जिसका नहीं होता उसको 4-5 चक्कर काटने पड़ते हैं छुट्टी। ऐसा मैंने सर पुलिस की जॉब में बहुत एक्सपीरियंस किया है। जी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और ये समाज का आज का सच है, और ये एक आईना है। हम उम्मीद करेंगे कि सालू इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके समाज को आईना दिखाए कि मैं कर सकती हूँ, और आपने ऐसा किया है। आपको NJP हरियाणा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आपने सालू की बात सुनी। सालू बावलिया IIM अहमदाबाद में जा रही है, 18 जून से इनकी पढ़ाई। आपको NJP परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रेवाड़ी का भी नाम रोशन कर रही हैं और हरियाणा का भी नाम रोशन करेंगी, और मुझे लगता है आने वाले समय में आप अपने कृत्य से, अपने काम से छाप छोड़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक।